अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यू कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक को डिस्कस किया था। उसमें हम कुछ ऑर्गेनेलीज का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस ऑर्गेनेलीज से पहले अगर हम बात करें उनके स्ट्रक्चर की, उनके आउटर मोस्ट लेयर की, जो कि हमारे पास सेल वॉल है, तो हम सेल वॉल को आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेल वॉल हमने पढ़ा था कि प्लांट की बॉडी में होते हैं, प्लांट के सेल्स में होते हैं सेल वॉल, लेकिन एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे पास बैक्टीरिया के सेल में होते हैं, फंगल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में होते हैं। तो सेल वॉल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस लिए होता है, सारी चीज़ों को अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल की अगर हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टफ होते हैं। ठीक है, यानी हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, टफ होते हैं, रिजिड होते हैं, और एक ये नॉन लिविंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके स्ट्रक्चर की कि ये नॉन लिविंग पार्ट है। ठीक है, लिविंग नहीं है, और परमेएबल है, यानी कि चीजों को जो है ना वो गुजरने देती है, लेकिन सिलेक्टिव मतलब कि परमेएबल है। देखिए, हमारे पास कुछ होते हैं जो बिल्कुल इम्परमेएबल होते हैं, कुछ सिलेक्टिव परमेएबल होते हैं और कुछ परमेएबल होते हैं। परमेबल का मतलब कि वो गुजरने देते हैं। ठीक है, यानी कि वो पास आउट होने देते हैं कुछ मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को, जो भी चीजें होती हैं उनको इजीली पास आउट होने देते हैं। सिलेक्टिव परमेबल मतलब कुछ चीजों की इजाजत है कि वो गुजर सकते हैं, कुछ चीजों की इजाजत नहीं होती। और बिल्कुल इम्परमेबल मतलब किसी भी चीज को जाने नहीं देते। सही है, तो हमारे पास सेल वॉल जो होता है, जो प्लांट के सेल में या बैक्टीरिया के जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल। कैसा होता है? टफ होता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग पार्ट है और एक परमेएबल प्रोटेक्टिव लेयर है। सही है, अब ये इस सेल वॉल को हम प्लांट का या फंजाई का या जो बैक्टीरिया या एल्गा का होता है, इसे हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। यानी ये सेल को क्या कर रहा होता है? प्रोटेक्शन फराहम कर रहा होता है, एज अ बिल्कुल बैरियर, एज अ बॉर्डर होता है। ठीक है, उसकी मेन वॉल जो होती है प्लांट सेल की, एनिमल सेल के अलावा, आप कह सकते हैं कि एनिमल सेल के अलावा जितने ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जो हमारे पास है वो बेसिकली क्या है? सेल वॉल है, उनकी प्रोटेक्टिव लेयर। सही है, आउटर मोस्ट लेयर उनकी क्या है? सेल वॉल है। सही है, आगे हमारे पास लिखा है इसका मेन फंक्शन, कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल क्यों होता है। लिखा है द सेल वॉल हैव मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे पहला आपके पास है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और स्ट्रक्चर। तो प्लांट की बॉडी को, हमारे पास जो प्लांट की बॉडी होती है स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा जो होती है ना, कैसी होती है? सेंसिटिव होती है। तो उस प्लांट के जो हमारे पास सेल होता है, उस सेल की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो सेल वॉल होती है। टफ और रिजिड इसलिए होती है ताकि वो अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। सही है, अब जब प्लांट जो है ना इसको सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होने के लिए जो सपोर्ट फराहम कर रही होती है, वो भी सेल वॉल कर रही होती है। उसके बाद इसका एक जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, हर चीज हमें बिल्कुल नजर आ रही है। स्टेम का एक स्ट्रक्चर है, उसमें जो हमारे पास लीव्स है उनका अपना एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर भी सेल वॉल ही फराहम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेल को प्रोटेक्शन, प्लांट की पूरी बॉडी को सपोर्ट देना और स्ट्रक्चर फराहम करना, ये काम होता है सेल वॉल का। सही है, अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा है लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल। अब प्लांट सेल वॉल के कुछ लेयर होते हैं। ठीक है, तो अब इन लेयर को समझने से पहले एक सबसे अहम चीज है, वो हमारे पास है कंपोजिशन की बात करें स्टूडेंट, तो कंपोजिशन हमारे पास हर सेल वॉल का अलग अलग होता है। हर सेल वॉल का अपने कोई ना कोई कंपोजिशन होती है। अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करें तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो मुख्तलिफ चीजों से कंपोज्ड हुआ है। अगर हम बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरियल हमारे पास सेल वॉल मुख्तलिफ चीजों से कंपोज्ड हुआ है। इसी तरीके से जो फंगल है उनका सेल वॉल मुख्तलिफ चीजों से कंपोज्ड हुआ है। सही है, अब यहाँ आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है कि प्लांट जो है उसका सेल वॉल किस तरह बना होता है? स्ट्रॉन्ग फाइबर से, और एक और मेन चीज है वो है सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल वॉल हमारा जो प्लांट का है वो सेल्यूलोज से और स्ट्रॉन्ग फाइबर से मिलकर बना होता है। जबकि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो शुगर से और इमाइनो एसिड से बना होता है। और इन दोनों को अगर हम साथ लें, यानी कि जब साथ मिलाकर बनाएंगे सेल वॉल को, तो हमारे पास क्या लाएगा? पेप्टोग्लाइकेन। सही है, तो हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल शुगर, इमाइनो एसिड से मिलकर कंपोज्ड होते हैं। अगर हम बात करें फंगल सेल वॉल की, तो वो हमारे पास काइटिन से, ग्लाइकेन से और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सही है, ये तमाम हमारे पास क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और यही बायोमॉलिक्यूल्स सेल वॉल को बना रहे हैं। सही है, अब हमारे पास जो बुक में ही मेन प्लांट के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज और स्ट्रॉन्ग फाइबर से तो बना है, लेकिन उसमें कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, उस सेल वॉल की भी अपनी कोई लेयर्स हैं। अब अगर हम उनकी लेयर देखें तो यहाँ पर 1, 2 और 3 लेयर है। ठीक है, तो सेल वॉल
सबसे पहली लेयर को हम कहते हैं मिडल लैमेला, उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, सही है। तो अब हम देखते हैं इनका ये कहाँ पर मौजूद है और किस तरीके का इनका काम है, किस तरीके का फंक्शन है। तो सबसे पहले लिखा है इट सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। तो ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है। अच्छा, आगे आपकी बुक में जो है ना, मतलब मजीद आप अगर देखें फर्स्ट ईयर की बुक को देखें तो उसमें लिखा हुआ होगा सिमिटिंग का काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पे लिखा है सेपरेट, मेन फंक्शन इसका सेपरेट करना ही है। किस तरीके से, जब हमारे पास स्टूडेंट सेल जो है ना वो डिवीजन करते हैं, सेल जब डिवाइड होते हैं तो देखें इस तरीके से सेल है, ये एक सेल है, ये दो सेल है। जब ये सेल आपस में जो है ना वो क्या होंगे, डिवीजन करेंगे, सेल डिवीजन बनाएंगे, तो इस तरीके से क्या होंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर इसे जोड़े रखने की जो चीज है सिमेटिंग, वो भी मिडिल लैमेला कहला रही है। और जब ये सेपरेट होंगे तो इसके सेपरेट का अमल भी यही मिडिल लैमेला कर रही है, सही है। तो इसका मेन फंक्शन तो ये है कि ये सेपरेट करती है एक सेल को दूसरे से। उसके अलावा इट इज अ थिन मेम्ब्रियस। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मिडिल लैमेला एक थिन मेम्ब्रियस, थिन मतलब कि कैसी है, एक पतली बिल्कुल बारीक लेयर है, ठीक है, एक बिल्कुल बारीक मेम्ब्रेनस लेयर है जो कि आउटर साइड मौजूद है सेल के। इट इज मेड अप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। अब ये जो है ना वो स्टिकी सब्सटेंस, स्टिक बिल्कुल चिपचिपा गम नाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, जिसे हम पेक्टिन और सेल्यूलोज कह रहे हैं, सही है। तो ये था हमारे पास पहली लेयर मिडिल लैमेला। बात करें अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की, तो ये जो दूसरी लेयर है इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडिल लैमेला। अब ये मिडिल लैमेला के अंदर ही होती है प्राइमरी सेल वॉल, सही है। मिडिल लैमेला से ही बन रहा होता है हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद लिखा है इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज का बना होता है। उसके बाद लिखा है सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास जो होती है वो लाई करती है अलोंग द साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, वैसे तो एनिमल सेल में नहीं होता, तो ये एक प्लांट का सेल है। अब इस सेल के अंदर हमारे पास जो है ना, पहले तो बाहर आउटर सेल वॉल है, ये हमारे पास आ गया सेल वॉल। अब सेल वॉल में जो इसकी लेयर आ गई बिल्कुल करीब है, जो ज्वाइंट है, वो हमारे पास लेयर कहलाएगी सेकेंडरी सेल वॉल है, सही, यानी कि सेकेंडरी लेयर है। उसके बाद हमारे पास इसके बाद आएगी प्राइमरी। तो जो हमारे पास मिडिल लैमेला है, ये मिडिल लैमेला इसके दरमियान में जो सेल को जो है ना सिमिटिंग करके रख रही है, जो फिलिंग हुई हुई है अंदर, इस फिलिंग को हम क्या कहेंगे, इस फिलिंग को हम मिडिल लैमेला कहेंगे, ठीक है। तो ये लेयर जो होती है हम इसे पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से लेयर का नाम नहीं देंगे कि 3 लेयर है तो ऐसा नहीं कि इस तरीके से लेयरिंग हुई हुई है, ऐसा नहीं है। इनकी लेयर किसके अकॉर्डिंग है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे हमारे पास मिडिल लैमेला का काम था कि वो सेपरेट्स कर रही है, सिमिटिंग कर रही है, तो फिर वो इसी तरीके से फिलिंग हुई भी होगी। और कैसा स्ट्रक्चर है, स्टकी लाइक है, बिल्कुल कैसा है, गम, चिपचिपा जैसा। और हमारे पास मेम्ब्रेन सेल वॉल जो है, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल कैसी है, मिडिल लैमेला के साथ, मिडिल लैमेला से ही बन रही होती है, सही है। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये कहाँ पर होती है, मेम्ब्रेन आउटर जो हमारे पास लेयर है उसके साथ होती है। उसके बाद लिखा है इट इज मेड अप ऑफ थिक टफ मटेरियल ऑफ सेल्यूलोज। अब ये थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है, टफ होती है, और किस मटेरियल से बनी है, सेल्यूलोज से बनी है। तो पूरा सेल के लेयर, सारी चीजें हमारे पास सेल्यूलोज से कंपोज्ड हुआ है, सही है। और सेल्यूलोज एक बायोमोलिक्यूल है, पॉलीसेकेराइड, उससे मिलके बनता है, सही है। उसके बाद हमारे पास लिखा है इज हेल्ड टुगेदर बाय वाटरप्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड, होता है जिसे हम, जो वाटरप्रूफ होता है जिसे हम लिग्निन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज ओनली फाउंड इन सेल विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये सिर्फ उन्हीं सेल में होता है जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हर प्लांट के सेल वॉल में ये तीनों लेयर होंगी, सही है। हर प्लांट के सेल वॉल में नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसमें होता है जिससे मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत हो। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है स्केलेटन काइमा, तो इस तरीके के जो टिश्यू होते हैं प्लांट के, उनका जो सेल वॉल होता है उसमें ज्यादातर सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी सिर्फ उस सेल वॉल में होगा जिसको मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होगी, सही है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेल वॉल को। सेल वॉल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक नॉन लिविंग है, टफ है, रिजिड है और परमेएबल है, जो कि प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है। फंक्शन में इसकी मेन फंक्शन प्रोटेक्शन, सपोर्ट और स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हर कंपोजिशन हर ऑर्गेनिज्म की अलग है। बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल की कंपोजिशन अलग है, प्लांट सेल वॉल की कंपोजिशन अलग है, ठीक है, फंगल सेल वॉल की अलग है,
उसके बाद हमने लेयर को डिस्कस किया, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। सही है, हो सकता है आपके एग्जाम में अलग अलग करके पूछा जाए, डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, या आपसे पूछा जाए डायग्राम ऑफ सेल वॉल। उसके अलावा आपसे लेयर का या जो उसके जो हमारे पास ये जो तीनों लेयर है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये अलग से पूछा जाए। सही है, तो आपने हर तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपको सेल वॉल का फंक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन समझ आ गई होगा। कोई भी चीज जो ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर अब हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, अभी हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को, अब हम अपनी अगेन जो दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर है और जो सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट की, उसे हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन होता क्या है स्टूडेंट? सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो एक आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, और कैसी है? लिविंग है। जबकि अभी हमने डिस्कस किया था कि प्लांट जो है स्टूडेंट, प्लांट का सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग होता है, ठीक है। प्लांट की जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक लिविंग बाउंड्री होता है ऑफ ऑल सेल, तमाम सेल का, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो किसी फंगस का सेल हो, किसी बैक्टीरिया का सेल हो। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में मौजूद होता है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास जो है वो प्लांट के सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होता है, ठीक है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो तमाम सेल में मौजूद होता है। उसके बाद हमारे पास लिखा है सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जिक्र किया जाए तो ये कोई दूसरी मजीद लेयर नहीं है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, जो तमाम सेल में मौजूद होता है। उसके बाद लिखा है इसका फंक्शन स्टूडेंट, कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। फिजिकली सेपरेट करता है ये इंटरसेल्यूलर स्पेस को, किससे? फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, यानी कि हमारे जो इनसाइड सेल के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं उसको सेपरेट करता है, किससे? आउटसाइड ऑफ दिस सेल। हमारे इन्वायरमेंट में जो सारी चीजें हैं उन तमाम चीजों से हमारे सेल को जो प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है, जो सेपरेट कर रहा है फिजिकली, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सही है। अब प्लांट की बॉडी में जो है वो सेल वॉल मौजूद है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके अलावा उसमें भी जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। अगर हम देखें तो देखें ये हमारे पास प्लांट का सेल है, ठीक है। अब ये प्लांट का जो सेल है इसके बाहर एक सेल वॉल है, लेकिन अंदर जो लेयर है उस लेयर को ही हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। अब इस सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज होगी उन तमाम ऑर्गेनेलीज को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करेगा। यानी बाहर से आने वाली जितनी चीजें हैं उनके दरमियान में एक सेपरेशन हो गई है, वो सेपरेशन किसने की है? सेल मेम्ब्रेन ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने की। सेल वॉल तो मौजूद है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, सही है। जबकि अगर हम बात करें किसी एनिमल सेल की, ठीक है, तो ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, मजीद उसके ऑर्गेनेलीज है, तो इस ऑर्गेनेलीज की और बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है उससे जो सेपरेशन कर रहा है वो एक ही लेयर काफी है, और वो लेयर हमारे पास कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, या सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर इसके इन दोनों की बॉडी में, इन दोनों के सेल में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस के दरमियान क्या कर रही है? सेपरेशन कर रही है, फिजिकल सेपरेट कर रही है, उन्हें प्रोटेक्शन फराहम कर रही है, सही। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, इट प्रोटेक्ट दी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। अब ये सेपरेशन क्या कर रही है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी जितने भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेली है, सही है। साइटोप्लाज्म क्या है, ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारे सेल के अंदर मौजूद जो बहुत सारी ऑर्गेनेली है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसे हम एज अ ऑर्गन से कंसीडर करे थे। अब देखें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन मौजूद है, ठीक है। उस ऑर्गन का जो हमारे पास जो उस ऑर्गन को सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, वो कौन कर रहा है? स्किन कर रही है। स्किन एक प्रोटेक्शन बाउंड्री है हमारी बॉडी पे, जो कि हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें तो इस सेल में जो अंदर ऑर्गेनेलीज है उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इनके बाहर एक मेम्ब्रेन की लेयर लगाई है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट, कि इसकी कंपोजिशन क्या है, किस तरीके से बना होता है। तो लिखा है द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर, यानी बाई लेयर, ठीक है। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, दो लेयर वाला जो है ना, यहाँ पर दो लेयर है
किस चीज की है, आगे लिखा है स्पेशल लिपिड। लिपिड हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल्स है, उस लिपिड की जो लेयर है, दो लेयर है, बाय लेयर है, उसी लेयर से कंपोज हुआ है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सही है, उस लिपिड को हम कहते हैं फोस्फोलिपिड। सही है, लिपिड की मजीद टाइप होती है, वैक्सिस है, फोस्फोलिपिड है, टर्पिनोइड्स है। तो यहाँ पर जो लिपिड है स्पेशली वो कौन सा है, फोस्फोलिपिड की बाय लेयर यानी दो लेयर है। ठीक है, आगे अगर हम इसके मजीद स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें स्टूडेंट, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, जो मॉडल आपके पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है। वो मॉडल हमारी बुक में कौन सा है, फ्लूइड मॉसिक मॉडल। ठीक है, इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मॉसिक मॉडल। अब इस मॉडल को जो है ना क्यों बताया था, इसलिए ताकि हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ आ जाए। सही है, अब किसने बताया, एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकलसन, ये दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया और प्रपोज किया था इस मॉडल को 1972 में। 1972 में हमें पहला मॉडल मिला था फ्लूइड मॉसिक मॉडल, जो कि किसको बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को बताता है। ठीक है, आगे हमारे पास लिखा है दिस मॉडल डिस्क्राइब दैट फोस्फोलिपिड्स एक्टिंग लाइक मैट्रिक्स। अब ये मॉडल हमें क्या बताता है, ये मॉडल हमें बताता है स्टूडेंट कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें जो बायलेयर लिपिड है, फोस्फोलिपिड है, वो लिपिड किस तरह एक्ट कर रहे हैं, एज अ मैट्रिक्स की तरह। ठीक है, आपने मैट्रिक्स सुना होगा। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट, बिल्कुल जो है ना वो एक बिल्कुल सॉफ्ट सब्सटेंस, एक सॉफ्ट एरिया है बिल्कुल, वो क्या कर रहा है, एज अ मैट्रिक्स की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। उसमें उसी मैट्रिक्स में हमारे पास कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं और एक नए मॉलिक्यूल की तरह काम करें, उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे प्रोटीन आपके पास एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, लिपिड आपके पास एक अलग मॉलिक्यूल है। इन दोनों का अगर मैं साथ मिला दूं तो ये लिपोप्रोटीन बन जाएगा, जो कि एक नया मॉलिक्यूल है और एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जब हम दो मॉलिक्यूल को साथ में मिला दें, कॉन्जुगेट कर दें, तो फिर वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल साथ मिलकर कॉन्जुगेट हुए हैं, तो लिखा है हमारे पास ग्लूकोज और प्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन। जब ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, जब इनको हमने साथ मिला दिया तो ये हमारे पास बन गए ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो है ना, वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं फ्रीली मैट्रिक्स में। यानी मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पर फ्लोटिंग हो रही है। फ्लोट मतलब होता है तैरना, फ्रीली, तो यानी कि ये ऐसा लिक्विड नुमा है, फ्लूइड नुमा है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फ्लूइड मॉसिक मॉडल कहते हैं। सही है, अब ये मॉडल जो है इसने हमें डिस्क्राइब किया था इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को, किसके, सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। उन्होंने बताया कि इसके अंदर जो फोस्फोलिपिड है वो एज अ मैट्रिक्स की तरह है, एक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है यानी प्रोटीन और ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रोटीन यानी कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं, इसके अंदर तैर रहे हैं फ्रीली मैट्रिक्स में। सही है, दूसरी चीज देखिए, ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड एनवायरनमेंट हैव पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे पास हमारे एनवायरनमेंट में जो जो चेंजिंग हो रही है, या हमारे सेल में जो जो चेंजिंग हो रही है, या जो चीजें पास आउट हो रही है, जो मटेरियल पास आउट हो रहा है, वो कौन पास आउट कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन। सही है, इसीलिए तो सेल मेम्ब्रेन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर है। सही है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल टू आयंस, हाइड्रोजन एंड सोडियम। अब मैंने आपको बताया था सेल वॉल जो होता है हमारे पास, सेल वॉल परमेएबल होता है, सेल वॉल अलाउड करता है चीजों को कि वो आ जाए। सही है, जबकि हमारे पास एक होता है इम्परमेएबल, मतलब किसी चीज को भी आने नहीं देता। एक हमारे पास है सिलेक्टिवली परमेएबल। सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब होता है गिने चुने कुछ चीजें हैं, सिलेक्टिव चीजें हैं जिनको आने देगा। सही है, जैसे यहाँ पर कुछ हमारे पास सिलेक्टिव परमेएबल टू आयन, हाइड्रोजन सोडियम आयंस को आने देगा, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का यहाँ स्ट्रक्चर बताया गया है कि उसके अंदर बायलेयर, दो लिपिड की लेयर है। इस मॉडल को हम फ्लूइड मॉसिक मॉडल कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड नुमा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल फ्लोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली। सही है, उसके अलावा ये हमारे पास सिलेक्टिवली परमेएबल है।
हमने फंक्शन को डिस्कस किया, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेपरेशन फराहम कर रहा है, प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है, ठीक है, किससे, इंटरसेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट से। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन है आपके पास, इसको आप एज अ डेफिनेशन कंसीडर करिए कि डेफिनेशन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन एक आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है सेल की, और ये सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी आपकी जो बुक में अगर मौजूद है तो ऑब्वियसली आपके पेपर में आ सकता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और फंक्शन को बता। आई होप कि आपको सेल मेम्ब्रेन के भी स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ आ गए होंगे। नाउ स्टूडेंट, हमने मुख्तलिफ फंक्शन देखे सेल मेम्ब्रेन के, जिसमें हमने ये जिक्र किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, सिलेक्टिवली परमेएबल है, मूवमेंट करवाता है, ठीक है, इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो उनके पास स्पेस है उस स्पेस को सेपरेट करता है। अब यहाँ पर एक सवाल अराइज होता है, वो ये कि ये जो सेपरेशन है, यहाँ पर अगर हमारे सेल में कोई ऑर्गेनेलिज हो, उसे बाहर जाना हो, या बाहर साइटोप्लाज्म से जो है ना कोई चीज़ लेनी हो, या उसे इन्वायरमेंट से कोई कनेक्शन हो, तो फिर ऐसी सूरत पे वो किस तरीके की मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बुक में दिया है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होती है वो किस तरीके से मूवमेंट होती है, तो लिखा है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस की मूवमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो अलाउ करती है सेल को कि वो एक्योर कर सके ऑक्सीजन को, न्यूट्रंस को, अपने वेस्ट मटेरियल को स्क्रीट आउट कर सके, वेस्ट प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सके, अपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, ठीक है, इसलिए इसको मूवमेंट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में मज़ीद जो चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए, उस कंसंट्रेशन की मूवमेंट या वेस्ट मटेरियल के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर हमें मूवमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन में वो कौन कौन से प्रोसेस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मदद देती है मूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है द मूवमेंट अकर बाय फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारे डिफ्यूजन की मदद से हम मूवमेंट करा सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में। उसके पास ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस की मदद से हम करवा सकते हैं। फैसिलिटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सही है। तो ये चार वो तरीके कार हैं जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, मूवमेंट कराएंगे अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन में। किसको, किसी भी सब्सटेंस को, उसकी कंसंट्रेशन को, या हमारे पास जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उन तमाम चीजों को, सही है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि डिफ्यूजन हमारे पास है क्या, ये कैसी मूवमेंट है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की एक ऐसी मूवमेंट है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, जो स्टूडेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब जाए, ठीक है। अब आगे आपके पास लिखा है, इस वजह कर हम इसे क्या कहते हैं, सेड टू बी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब कभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नाम आए, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा हायर से लोअर की जानिब जाएगी, ठीक है, उसे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा है स्टूडेंट, इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस वो जिसमें एनर्जी की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर ना हो, हम उसे पैसिव प्रोसेस कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन है। अब किस तरीके से, अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें तो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में बिल्कुल वाटर जो है वो फिल हो चुका है, बिल्कुल फुल हो चुका है, अब गुंजाइश नहीं है मजीद वाटर आए, सही है। तो जब वाटर हद से ज्यादा भर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लो की जानिब आएगा, गिरेगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर की जानिब आएगा, बहने लगेगा, गिरने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसे गिराने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत पड़ी नहीं, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा लोडेड हो गया, हाई है अब, तो हाई से लो की जानिब में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी को हम जो है ना वो क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आगे लिखा है अकर इन लिक्विड और गैस मीडियम। अब ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफ्यूजन किस में आकर करता है, तो वो लिक्विड और गैस मीडियम में करता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल। अब वाटर H2O या हमारे पास कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो इस काबिल है, होता है कि वो डिसॉल्व होके इजिली जो है ना वो क्या कर सके, लिपिड बायलेयर से जो है ना डिसॉल्व हो जाए। मतलब कि हमारे पास वाटर या फिर कोई स्मॉल जो हमारे पास सब्सटेंस है मॉलिक्यूल का, वो मॉलिक्यूल सब्सटेंस या फिर हमारे पास वाटर इजिली क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, किसके साथ,
लिपिड बाय लेयर के साथ। इस तरीके से ये फराहम करता है मूवमेंट को, ठीक है। तो डिफ्यूजन में जिसमें हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि वो कैसा है, वो ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर से लोअर की जानिब। अब हमारे पास जो दूसरा तरीका है स्टूडेंट, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो मूवमेंट है ऑलवेज अकर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि हायर से लोअर की जानिब। लेकिन क्या चीजें, हमारे पास वाटर और कुछ हमारे पास जो सॉल्यूट्स है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उनकी कंसंट्रेशन जो होगी जब वो हायर से लोअर की जानिब जाएगी, तो ज्यादातर वाटर जो होता है उसकी रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ऑस्मोसिस जो है ना, वो क्या कर रहा है, ऑस्मोसिस भी हिस्सा है किस चीज का, मूवमेंट कराता है किसमें, मेम्ब्रेन सेल। तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की मदद से हम इजिली क्या करा सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं। जो हमारे पास एक्योर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट या किसी प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल को पास आउट करना हो या किसी प्रोडक्ट को लेना हो, तो ये तमाम चीजें हम इनकी मदद से मूवमेंट करा सकते हैं इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि ये पैसिव प्रोसेस है। क्यों पैसिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेडियंट कंसंट्रेशन है, एनर्जी की कोई नीड नहीं है। इसके अलावा ये अलाउ करता है वाटर मॉलिक्यूल को, लेकिन ये अलाउ नहीं करता किसी भी डिसॉल्व सब्सटेंस को कि वो पास आउट हो सके। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल है, तो वो सिलेक्टिव चीजों को करेगा। अब ऑस्मोसिस में क्या चीजें सिलेक्ट है, ऑस्मोसिस में हमारे पास वाटर सिलेक्टिवली है कि वाटर जो है वो पास आउट हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो अदर जो डिसॉल्व सब्सटेंस है वो पास आउट नहीं होंगे इन ऑस्मोसिस प्रोसेस, सही है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन। अभी हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन को, तो ये डिफ्यूजन की ही स्पेशल फॉर्म है। इसमें क्या हो रहा है, ये अलाउ कर रहा है रैपिड एक्सचेंज को। रैपिड एक्सचेंज मतलब बहुत तेजी से मूवमेंट कराता है, बहुत तेजी से एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। तो डिफ्यूजन तो है, ठीक है, लेकिन फैसिलिटेड मतलब इसने एक फैसिलिटी फराहम की हुई है। उस फैसिलिटी की मदद से हमारे पास जो चेंज हो रही चीजें, जो मूवमेंट हो रही है, वो बिल्कुल रैपिड हो रही है, बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रही है। अब इन्होंने ऐसी क्या फैसिलिटी फराहम की है, तो आगे हमारे पास लिखा है पार्टिकल्स आर टेकन फ्रॉम कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पर इन्होंने कैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इसमें से एक ऐसा चैनल बना हुआ है, एक ऐसा रास्ता बना हुआ है जिसमें से प्रोटीन जो है ना, जब गुजरते हैं, जब एक्सचेंज करते हैं, तो वो अपने शेप को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्योंकि जब हम उस कैरियर प्रोटीन में से, उस चैनल में से, आपकी बुक में डायग्राम होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नीचे, तो वही जो है ना वो जरिया बनती है किसका, हमारे पास रैपिड एक्सचेंज कराने का, किसको, सबस्टेंस को, सही है। तो जब सबस्टेंस रैपिड चेंज होंगे यहाँ पर, तो इसके नतीजे में इनका जो स्ट्रक्चर है, किसका शेप, किसका स्ट्रक्चर, प्रोटीन का, तो ये कैसा होगा, इसके नतीजे में ये चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर और शेप इन प्रोटीन का चेंज हो जाएगा, सही है। अब अगर हमसे रीजन पूछा जाए कि यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर या शेप चेंज क्यों हो रहा है, तो लिखा हुआ है ड्यू टू रिलीज द पार्टिकल्स ऑन अदर साइड। क्योंकि जब पार्टिकल्स दूसरी जानिब जाएंगे तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। तो आपके पास जो डायग्राम है, हमारे पास जो चैनल बना हुआ है, जो रास्ता बना हुआ है, हम उसी को कह रहे हैं कि जब वो क्या करता है, अपनी पोजीशन को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को चेंज करता है, ताकि बासानी पार्टिकल उसमें से क्या हो सके, रिलीज हो सके। तो ये एक तरीके से एक फैसिलिटी फराहम कर रहा है किसकी, मूवमेंट की, जो कि किस में हो रही है, मेम्ब्रेन में हो रही है, सही है। उसके बाद चौथा हमारे पास तरीके क्या क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्या होगी, मूवमेंट होगी सेल मेम्ब्रेन में। लिखा है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि बिल्कुल डिफ्यूजन का बरअक्स, डिफ्यूजन का बिल्कुल अपोजिट, कि यहाँ पे जो था ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। इसका मतलब ये हायर से लोअर की जानिब नहीं, बल्कि लोअर से हायर की जानिब जाएगा। और जब लोअर से हायर की जानिब जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, पैसिव नहीं बोलते हैं, सही है। आगे हमारे पास लिखा है रिक्वायर एनर्जी। अब एनर्जी तो रिक्वायर है, लेकिन किस सूरत में, किस शक्ल में, लिखा है एनर्जी अकर इन एटीपी। एटीपी कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना रहे हैं, स्टोर कर
कर रहे हैं। तो एनर्जी किस तरह बन रही है, किस तरह सिंथेसाइज हो रही है, कहाँ पे स्टोर हो रही है, ये सारी चीजें हम फर्दर ऑर्गेनेलीज के साथ डिस्कस करेंगे। बहरहाल आपको अभी सिर्फ इतना समझना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है, वो मूवमेंट है जो सेल के अंदर हो रही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, ठीक है। लेकिन ये कैसी है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो से हाई की जानिब जा रही है, ठीक है, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। और एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल होगी, सही है। तो आज की इस वीडियो में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया और सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। अब ये आपके पेपर में किस तरह आ सकता है, देखें, डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की, फैसिलिटी डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है पेपर में। इसके अलावा इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने बनाना है, इनकी डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन की, डायग्राम की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो ये चारों को अच्छे से समझ कर पढ़ें। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।